मैं अभी पप्पू के कमरे में सो रहा था, लेकिन अब रात को ठीक तरह से सो नहीं पाता था। और तो और कई बार मैं फूफू को बस्तर से उठकर बाहर निकलते हुए भी देखता था। लिहाजा मैंने ये सोचा, क्यों ना जाकर फूफू की निगरानी की जाए और देखा जाए कि आखिर वो आधी रात को उठकर कहाँ जाती हैं। इस रात मैं सोने के लिए लेट चुका था। मैंने नीम गनूद की कफियत में तभी मैंने देखा कि फूफू अपने बस्तर से उठी और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। मैं काफी देर तक उनकी वापसी का इंतजार करता रहा और इंतजार करते करते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो मुझे फौरा से ये बात याद आई कि रात के वक्त वो फूट फूट के कमरे से बाहर निकली थी। स्कूल के लिए तैयारों निकली। जब मैं साथ वाले कमरे में गया तो अच्छी तरह गहरी नजरों से उस कमरे का जायजा लेने लगा, क्योंकि मैं घर में 2 ही कमरे थे। अगर वो अपने कमरे से बाहर निकली थी तो उसका मतलब ये था कि वो उसी कमरे में आई होंगी। और फिर अचानक मेरी नजर एक चीज पर पड़ी और मैं दंग रह गया। वो जली हुई सिगरेट का टुकड़ा था। सिगरेट के टुकड़े को हाथ में लिए मैं सोच रहा था कि हमारे घर में तो कोई भी सिगरेट नहीं पीता, फिर ये टुकड़ा कहाँ से आया। अचानक जहन में बहुत से सवालात जन्म ले चुके थे और फिर रेक रहा थे। एक, मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसे मंजर देखे जिसने मेरी आंखों पर से ही पर्दा हटा दिया। मुझे वो सारी बात समझा चुकी थी जो पप्पू मुझे नहीं बताना चाहती थी, जो वो मुझसे छिपा रही थी। उस रात भी मैं और पप्पू सोने के लिए अपने बस्तर पर लेट चुके थे। मैंने आंखों पर बाजू रख के सोने की उधाकारी कि ये हरकत मैं चंद दिन से कर रहा था। सच कहूं तो मैं पप्पू पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उनकी परेशानी की वजह है क्या। और फिर इस दिन वो वजह भी सामने आ गई। इस दिन मैं अभी तो सोता बन चुका था, मगर मैं जानता था कि पप्पू अपने बस्तर पर क्रोट बलद रही हैं। इस तरह करते करते रात का पहला ऐसा गुजर चुका था। अब तो मुझे सच में नींद आने लगी थी, मगर मैं अभी तक जाग रहा था। और फिर मेरी तवक्का के आयन मुताबिक पप्पू बहुत आस्ती से अपने बस्तर से नीचे तरी और जलते हुए मेरी चारपाई के पास आई। फिर उन्होंने आस्ता से मुझे आवाज दी, सुलेमान सुलेमान। मैंने उनकी आवाज तो सुनी, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से आंखें बंद किए लेटा रहा। वो कुछ देर खड़ी मेरी तरफ गौर से देखती रही और फिर कमरे से बाहर निकल गई। मैं अपने बस्तर पर लेटा कुछ देर तो उनकी वापसी का इंतजार करता रहा और ये सोचता रहा कि आखिर वो कमरे से बाहर निकलकर गई कहाँ है, क्योंकि वो आशरूम तो कमरे के अंदर ही मौजूद था। तो फिर वो कहाँ गई। जब वो काफी देर तक कमरे में वापस न लौटी तो मैं अपने बस्तर से नीचे उतर आया। पाँव में जौता पहने बगैर में दब्बे कदम बाहर सहन में निकल आया। फाव फाव के इस कमरे के बिल्कुल साथ वाला कमरा मेरा था, जहां पे पहले मैं सोया करता था। मैंने उधर नजर दौड़ाई तो हैरान रह गया, क्योंकि इस कमरे का दरवाजा बंद था। मैं 2-4 कदम मजीद दरवाजे के करीब हुआ तो मुझे अंदर से सरगोशियों में बातें करने की आवाज भी सुनाई देने लगी, यानी कि पप्पू के साथ इस कमरे में कोई और भी मौजूद था। मगर कौन था, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान था। अचानक मेरा दिल बड़ी तरह से धड़कने लगा था। यही सोचकर मैं उस वक्त घर में और पप्पू के अलावा कोई और भी मौजूद था। मैंने दरवाजे को हाथ तो नहीं लगाया, मगर दरवाजे की तरफ देखकर यही लग रहा था कि अंदर से कंडी लगाई गई है। खैर, धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाजे की जरी से आंख लिकाकर अंदर झांकने की कोशिश की। ये लकड़ी के दरवाजे काफी पुराने थे और इसमें जा बजा जरियां बनी हुई थीं, जिन से आसानी से आर पार देखा जा सकता था। और फिर सामने जो मंजर मुझे नजर आया उसे देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। मैं बच्चा था ना समझता था, मगर इतना भी बच्चा नहीं था कि मैं ये ना समझ सकूं कि ये क्या हो रहा है। मैंने फौरन अपने सर को पीछे किया और लंबे लंबे सांस लेकर खुद को कंप्रोंस करने की कोशिश करने लगा और एक बार फिर से दरवाजे की जड़ी से आंख लगाकर अंदर जान खा। अंदर कमरे में फूफू के साथ एक दरमियानी उम्र का शख्स मौजूद था। उसकी उम्र भी कोई 30 या 35 बरस की होगी। इस शख्स ने फूफू के हाथ अपने हाथों में थाम रखे थे और वो फूफू से कह रहा था, तो मेरी बात मान क्यों नहीं जाती? आखिर कब तक हम यूं चोरी छुपे मिलते रहेंगे? जवाबन पप्पू की नमनाक सी आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, मैं क्या करूं तुम नहीं जानते। मैं अजीब कशम मुमतला हूं। पप्पू की बात सुनने के बाद उस शख्स ने पप्पू को गले से लगा लिया और कहने लगा, तुम दिल छोटा बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वादा करता हूं तुम्हें हर परेशानी से, हर मुसीबत से निकाल लूंगा।
आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ दूंगा। तभी पूपू ने उस शख्स को अपने आप से जदा करते हुए कहा, बस अब तुम जाओ, ये ना हो कि सलमान उठ जाए। ये कहते हुए पप्पू ने दरवाजे की तरफ भी देखा तो मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस लौट आया और फौरन बिस्तर पर इसी हालत में लेट गया। कुछ ही पल गुजरे थे, पप्पू खुद भी कमरे में वापस आ चुकी थी। वो जिस खामोशी से कमरे से निकली थी, इसी तरह वापस आई और आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। मेरा दिल अभी भी बुरी तरह से धड़क रहा था और अभी अभी जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या कोई ख्वाब देख रहा हूं। और पूरी रात में जागता रहा। एक पल के लिए भी मुझे नींद नहीं आई थी और मैं उसी होता रहा कि अखरब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर सुबह जब फज्र की अजान की आवाज बुलंद हो रही थी, तब मैं अपने दिल में फैसला कर चुका था, अब आगे मुझे क्या करना है। अगली सुबह मुझे स्कूल तो नहीं जाना था क्योंकि त्योहार का दिन था और छुट्टी थी, मगर फिर भी मैं वक्त पर उठ गया। मुंह हाथ धोने के बाद मैं किचन में गया तो देखा फूफो किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। मैं वहीं पड़ी बैठकर उनके पास नाश्ता करने लगा। हम दोनों नाश्ता करने में मसरूफ थे किचन में। खामोशी छाई हुई थी। तब उस खामोशी को मैंने तोड़ा। मैंने कहा, फू अब आपको बात कर लेनी चाहिए। चाय का घोंट बढ़ते हुए फूफू ने हैरांगी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, किस बारे में? मैंने कहा, इसी शख्स के बारे में जिससे रात को आप मिलती हैं। फूफू के हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप झलक गया। उन्होंने फौरन से फर्श पर वापस रखा और मर से नजरें चढ़ाते हुए कहने लगी, कहाँ बात कर रहे हो? तो मैंने गहरी नजरों से उनकी तरफ देखा और लंबी सांस खारी करते हुए कहा, देखिए फूफू, आप कब तक यूं अपने आप से जंग लड़ती रहेंगी? ये बात मेरी नजर में आई है, कल किसी और की नजर में आ जाएगी और आपके किरदार पर इंगलियां उठेंगी कि उससे बेहतर ये नहीं कि आप उसका कोई हाल निकाल लें। आपको बड़ों से बात करनी चाहिए। मेरी बात सुनते ही फूफों की आंखों में फौरन से आंसू जाकर मगाने लगे। उन्होंने तेजी से अपने हाथ की पोछते से आंखें रगड़कर साफ की और कहने लगी, ये बात कि ये दिन जितनी आसान है करनी, इतनी ही मुश्किल है। अगर लोग उस तरह मेरे किरदार पर अंगलियां उठाएंगे तो लोग जीने भी मुझे फिर भी नहीं देंगे। इस तरह की बातें करेंगे कि अपने शौहर के साथ वफा न कर सकें। शहर को मर 1 साल नहीं गुजरा और उसको अपनी शादी की फिक्र है। फूफू ने सर झुकाते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया और कहा, देखिए फूफू, मेरी बात सुने। दुनिया की परवाह मत कीजिए। लोगों का काम है बातें करना। आप बस वो करें जो आपको ठीक लगता है और सबसे बढ़कर दीन में जो जायज़ है। इसके लिए आपको किसी को भी मुतमईन करने की जरूरत नहीं। मेरी बात माने, ज्यादा मत सोचें और उम्मी से बात कर लीजिए उस बारे में, या अगर आप कहीं तो मैं बात करूं। फूफू ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो खामोश निगाहों से मेरी तरफ देखती रही। फूफू तो मुझे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन मैं अपने दिल में फैसला कर चुका था और इस पर अमल करने का भी पूरा इरादा रखता था। लिहाजा अगले दिन जब मैं स्कूल के आता तो वापसी पर सीधा घर नहीं आया, बल्कि मैं अपने घर अपनी उम्मा से मिलने के लिए चला गया। दरवाजे से मुझे अंदर दाखिल होता देखकर उम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले से लगाया और माथे पर बूसा देते हुए कहने लगी, कैसा है मेरा बेटा? मैंने कहा, ठीक हूँ उम्मा। बस्ता उतार कर 4 पाई पर रखा और मैं वहीं बैठ गया। उम्मा मेरे लिए खाना लगाने लगी। मेरे सामने खाना रखते हुए उम्मा भी वही मेरे पास बैठ गई। खाना खाते हुए मैंने उम्मा से कहा, उम्मा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो उम्मा कहने लगी, हाँ कहो ना बेटा, किया बात है? सब खैरियत तो है, तेरी फफू तो ठीक है। मैंने कहा, उम्मा सब खैरियत है और फफू भी बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे उम्मा को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते हुए उम्मा दम बखुद सांस रखे मेरी तरफ देख रही थी। मैंने बात मुकम्मल की तो उम्मा सोच में पड़ गई और हचकचाते हुए कहने लगी, सलमान तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर क्या सब खानदान वाले इस बात पर रजामंद हो जाएंगे? मैंने हैरत से उम्मा की तरफ देखा और कहा, क्यों नहीं होंगे? भला उसमें गलत बात क्या है? आप मुझे बताएं कि पूपू जवान है, तन्हा है, कब तक वो यूं अकेली बैठी रहेंगी? और दूसरी शादी करने का मतलब ये नहीं है कि शौहर से बेवफाई। उनका पहला शौहर मर चुका है। जब तक वो जिंदा था उन्होंने उसके साथ वफा ही की है, और अब अगर उनके पहले शौहर नहीं रहे तो दूसरी शादी करने उनका हक है। उस दिन मैं उम्मा को समझाने में कामयाब हो गया और उसके बाद खुशी खुशी में घर वापस लौट आया।
उसके बाद की कहानी नहायत मुख्तसर थी। उम्मा ने किस तरह बाकी घर वालों को राजी किया ये मैं नहीं जानता, मगर वो शख्स जिससे फूफू रात की तन्हाई में मिलती थी, बाद में मुझे फूफू की जबान ये बात मालूम हुई कि वो शख्स फूफू को उनकी शादी से पहले ही चाहता था, मगर इससे पहले कि वो फूफू के घर रिश्ता बेही था, इन दोनों की बात पक्की हो सकी थी। ये बात शादी तक पहुंची। इससे पहले ही फूफू के घर वालों ने उनका रिश्ता तय कर दिया था और यूं ये मोहब्बत के कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। मगर दूसरी तरफ वो शख्स जिसका नाम कदीर था, वो अब तक गैर शादीशुदा था। फिर जैसे ही उसे पता चला कि फूफू का शौहर इंतकाल कर चुका है, तो उसने दोबारा से फूफू से राह रसन बढ़ाने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी रहा। और ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मैंने अपने दिल में ये तहिया कर लिया था कि मुझे अपनी फूफू के लिए आगे के रास्ते को आसान करना है और उनके कदम गुनाह के इस रास्ते से हटाकर उनको जायज और हरा रिश्ते बांध में दिया जाए। और फिर महज 2 से 3 माह की कोशिश के बाद गर्म सादगी के साथ फूफू और कदीर का निकाह हो चुका था। एक बार फिर रुखसत हो कर अपने शूहर के साथ अपने ससुराल रवाना हो गई थी। मगर जब भी वो घर आती है तो कई बार मेरा शुक्रिया अदा करती हैं कि मैंने उनके लिए आवाज उठाई, वरना शायद वो कभी भी हिम्मत न कर पाती। आप देखने और सुनने वाले को ये आखिरी बात भी बताता चलूं कि फूफू की शादी के बाद मैं दोबारा से अपने माँ बाप के पास अपने घर में वापस आ चुका था। मगर वो घर जो फूफू के पहले शौहर की मुल्कियत था, उनकी विफाक के बाद पप्पू के नाम मुंतकिल हो चुका था। पप्पू ने वो मकान मेरे नाम कर दिया था। शादी को कई साल गुजर चुके थे। मेरी फूफू बे औलाद थी। फिर अचानक मेरा फूफा फौत हो गया। जवान फूफू घर में तन्हा थी, इसलिए मुझे फूफू के पास छोड़ दिया गया। मेरी उम्र इस वक्त 15 साल थी। शुरू में फूफू मुझसे अलग था, लग और सारा दिन खामोश रहती। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में तकल्फी बढ़ने लगी।